हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूँ। आप पहुँचे हैं हम पार्ट नंबर 4 में। इसमें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कमेटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। टॉपिक को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। माय डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनको देख लीजिए। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं ताकि आप हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएं। तो कैसे डिसाइड करती है एक कंपनी कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए? इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे जरूरी फैक्टर होगा साइज, कि कंपनी किस स्केल पर काम कर रही है, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं या कंपनी के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर। तो आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है कमेटी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नए नए टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाने के लिए। और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एजुकेशन सब तक पहुंचे और सबके सपने साकार हो जाएं। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो एक कमेटी होती है ग्रुप ऑफ पीपल। जब कई सारे लोग मिलके काम करते हैं, यानी वर्क कलेक्टिवली, मिलके काम करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो कंपनी फेस कर रही है उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं और मिलकर ये सोचा जाता है कि इसका क्या सल्यूशन हो सकता है। उसी हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं या रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम एक अकेला इंडिविजुअल नहीं सॉल्व कर सकता उसे कमेटी के आगे रखा जाता है सॉल्व करने के लिए। कमेटीज जो हैं वो बहुत यूजफुल हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है उसे नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वहां पर जरूरत पड़ती है कई सारे लोगों के दिमाग का यूज करने की कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का हल ढूंढा जाए। तो ढेर सारे आइडियाज आते हैं जब कई लोग मिलके बैठते हैं। उन आइडियाज को इकट्ठा करके सबके आगे रखा जाता है। उसके ऊपर लोग अपने विचार देते हैं, एक दूसरे आइडिया को क्रिटिसाइज भी करते हैं। इस तरीके से डिस्कशंस करते करते प्रॉब्लम का हल मिल जाता है और या तो कमेटी उसके ऊपर डिसीजन ले लेती है या अपनी पार के हिसाब से रिकमेंडेशंस कर देती है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का पार पाया जा सकता है। कोई भी कंपनी कमेटी बनाने से पहले कुछ रूल्स को जरूर फॉलो करती है, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ अ कमेटी बोल सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी कमेटी बनाई जा रही है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसे क्या अथॉरिटी दी जाएगी या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो उसने अचीव करके दिखाने हैं या क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, ये क्लियरली बताई जाएंगी हर एक मेंबर को। सेकेंडली, कोई भी मीटिंग करने से पहले कमेटी के मेंबर्स को ये बताया जाएगा कि ये मीटिंग किस मामले में है, उसे बोला जाता है एजेंडा। तीसरा जरूरी पॉइंट ये है कि जो भी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, जो भी कमेटी ने अपनी राय रखी, उसको सारे मेंबर्स के बीच में या जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिटन फॉर्म में। कमेटी हमेशा ही कोशिश करेगी कोऑपरेट करने की एक दूसरे के साथ, ताकि सारे मेंबर्स मिलके डेवलपमेंट की राह पर चलते जाएं। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ कमेटी सिचुएशन के हिसाब से बनाई जाती हैं और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है उस कमेटी को डिसॉल्व यानी खत्म कर दिया जाता है। तो ये हैं प्रिंसिपल्स जिनको ध्यान में रखते हुए कमेटीज को बनाया जाता है।
एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की कमेटीज हो सकती हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ कमेटीज। सबसे पहली है स्टैंडिंग कमेटी। इसका मतलब होता है एक ऐसी कमेटी जिसे हमेशा ही कंपनी में रखा जाएगा। बोर्ड इसको यूज करेगी हमेशा हमेशा के लिए। इस कमेटी को बनाना कभी कभी कानूनी तौर पर जरूरी होता है या कंपनी के पॉलिसी के अंदर होता है कि ऐसी कमेटी को बनाया जाए, और यही कस्टम यानी यही चलता आया है जब से कंपनी बनी है। ऐसी कमेटी कंपनी में बनाई गई है। दूसरी होती हैं एडहॉक कमेटीज। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, जिसे सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बनाया गया है, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है जिस काम के लिए उसको बनाया है, इस कमेटी को डिसॉल्व यानी के खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाती हैं लाइन एंड स्टाफ कमेटीज। अगर आपने मेरा पिछला प्रीवियस लेक्चर ध्यान से सुना है, उसमें मैंने लाइन और स्टाफ का मीनिंग काफी डिटेल में बताया है। आप वहां से उसको सीख सकते हैं। तो जो लाइन कमेटी होगी उसका काम होगा काम में कोऑर्डिनेशन लाना, तालमेल बिठाना, सबऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं उसका ध्यान रखना, और जहां पर उनसे कोई चूक हो रही है उसको कंट्रोल करना। स्टाफ कमेटी का काम होगा इंफॉर्मेशन को पार्टीज तक पहुंचाना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, और जहां पर लाइन मैनेजर्स को जरूरत है उन्हें सलाह देना या उनकी हेल्प करना। असिस्टेंस का मतलब होता है उनकी हेल्प करना। इसके अलावा कंपनीज में एग्जीक्यूटिव या एडवाइजरी कमेटीज भी हो सकती हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास अथॉरिटी होती है डिसीजंस लेने की, यानी जो उनकी राय होगी उस राय के हिसाब से वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जो एडवाइजरी कमेटी होती है, नाम से पता लगता है कि उनके पास अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस की ही है, यानी वो सलाह तो दे सकते हैं लेकिन उस सलाह के ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई कराने की अथॉरिटी उनके पास नहीं होती। अगली टाइप है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कमेटी। फॉर्मल कमेटी मैनेजमेंट खुद बनाती है, यानी टॉप मैनेजमेंट के थ्रू बनाई जाती है, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाया जाता है उसमें इस कमेटी को शो किया जाता है। इनफॉर्मल कमेटी जो होती है ये कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में दिखाई नहीं जाती। ये एम्प्लॉइज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, और जो प्रॉब्लम उनको आ रही है डिस्कस करके ग्रुप की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी ये उनकी अपनी विचार हैं। उन्हें कभी भी ये नहीं बोला गया कि इकट्ठे बैठो। ये उन्हें लगता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी टाइप्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसकी मदद से मीनिंग और टाइप्स को डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज शेयर द वीडियो लेक्चर। एग्जाम्पल है XYZ लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम कमेटी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। उनको ये मालूम था कि बहुत तरह की कमेटीज हैं जिसमें से चूज किया जा सकता है, और बोर्ड जो है वो ये रेडी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बोर्ड ये डिसाइड करता है कि हम कई तरह की कमेटीज बनाएंगे और उनकी एक्सपर्टीज यानी उन लोगों की दिमागी शक्ति की मदद से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपने बिजनेस को तरक्की पर ले जाएंगे। बोर्ड सबसे पहले एक स्टैंडिंग कमेटी बनाता है। उस स्टैंडिंग कमेटी का नाम है लीगल कमेटी। अब ये कमेटी क्या करेगी? ये ध्यान रखेगी कि हमेशा बोर्ड को जितनी भी लेटेस्ट लॉज आई हैं उसके बारे में फुल नॉलेज हो। साथ के साथ ये वर्क करेगी कि सारी लॉज कंपनी से अच्छी तरह फॉलो करवाई जाए और अच्छी से अच्छी पॉलिसीज हो जिससे गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो हों और गवर्नमेंट से रिलेशंस अच्छे रहें। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कानून को फॉलो किया जाए और हर एक मेंबर को लीगल नॉलेज हो जिससे कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि एक एडहॉक कमेटी भी बनाई जाएगी और उसका नाम होगा
कैपिटल कैंपेन कमेटी। ये क्या करेंगे? ये फाइनेंस कमेटी वालों के साथ काम करेंगे और पूरा एफर्ट करेंगे कि जब भी कोई फंड्स रेज करने हैं जो डे टू डे वर्किंग के अलावा हैं, उनको कहाँ से रेज किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। कंपनी ने एक नई बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये डिसीजन वो लेंगे। और जैसे ही ये बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद डिसीजन लिया गया लाइन कमेटी बनाने का। इस कमेटी का काम होगा एडवाइस करना सीईओ को, और ये कमेटी एक लिंक होगी सीईओ और पूरे बोर्ड के बीच में। इनके पास अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की, यानी हर बार बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड मीटिंग के बीच में जितना टाइम गैप होगा, जरूरी डिसीजंस लाइन कमेटी अपने आप ले सकेगी। कमेटी के अंदर कंपनी ने डिसाइड किया एक स्टाफ कमेटी बनाने के लिए, जो कि होगी बाय लॉज कमेटी। इनका काम होगा एडवाइस देना लीगल कमेटी को, जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर नया आया है उसको रिव्यू करना और ये देखना कि क्या रीजन है जिससे कंपनी को कोई चेंज लाना पड़ सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस देना। डिसीजन लेने की पावर इस बाय कमेटी के पास नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने बनाई फॉर्मल कमेटी, जो कि है ऑडिट कमेटी। इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे, यानी उन्हें पूरी नॉलेज होगी। वो एक बाहर का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे और बोर्ड के साथ डिस्कशंस करने के बाद डिसीजन ले लेंगे कि अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कमेटीज बना के कंपनी उनके मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब बारी आ गई एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, लेकिन भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले एडवांटेजेस। एडवांटेज ये है, जैसे कि आपने सुना होगा कि 1 और 1 11 होते हैं, उसी तरीके से कई लोग मिलके प्रॉब्लम का बेटर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं एज कंपेयर टू एक अकेला पर्सन। कमेटी कोऑर्डिनेट करती है और हर एक डिपार्टमेंट को जरूरत की सलाह दे देती है। इससे मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि हर एक काम के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जा सकती है और मेंबर्स के बीच में भी भावना आती है पार्टिसिपेशन की। हर एक एम्प्लॉय अपना अपना व्यू पॉइंट देता है, जो कि कंपनी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। जब इतने दिमाग लगेंगे, इनोवेशन होगी, कंपनी में नयापन आएगा और जो नए एग्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी ट्रेनिंग मिलेगी कि प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा सकता है। अब इसमें कई सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली डिसएडवांटेज है डिले, देरी हो जाती है, लोगों के बीच में सहमति नहीं हो पाती जल्दी। और कभी कभी ये देखा गया है कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो कमेटी में कोई भी उस डिसीजन की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता, यानी किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर वो बात नहीं डाली जा सकती। इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो डियर लर्नर्स, भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एजुकेशन को बढ़ाते चलिए। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मैं मीनाक्षी बजाज आपको एक बार फिर से विश करती हूँ बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं बहुत जल्द।